गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी स्टडी अबाउट क्लोनिंग वेक्टर। जैसे मैंने आपको बताया था, क्लोनिंग वेक्टर होता क्या है। ये क्या होता है, एक डीएनए मॉलिक्यूल होता है जो क्या करता है, किसी भी जीन को जो हमें जीन इंसर्ट कराना है उस जीन को लेकर जाएगा, कैरी करेगा और इंसर्ट करेगा होस्ट ऑर्गेनिज्म में। तो कई सारे क्लोनिंग वेक्टर होते हैं जैसे कि प्लाज्मिड, और यहाँ पर हम ये किसका एग्जांपल दिया है, इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर PBR322। ठीक है, इको RI1, बाम H1। तो दिस इज़ द इकोलाई क्लोनिंग वेक्टर। अब इसके फॉलोइंग फीचर्स आते हैं क्लोनिंग वेक्टर के, क्या क्या होता है। ये हेल्प भी करता है हमें रिकॉम्बिनेंट को सेलेक्ट करने में फ्रॉम द नॉन रिकॉम्बिनेंट। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर। फर्स्ट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI मतलब होता है ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, यानी कि जहाँ से रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। और रेप्लिकेशन इम्पोर्टेंट होता ही है ये विद इन द होस्ट सेल। क्यों होता है ये, ताकि होस्ट सेल के अंदर वो क्या कर सके, अपने कॉपी नंबर को क्या कर सके, मेंटेन कर सके। तो एक इसकी ये प्रॉपर्टी होती है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी होती है सेलेक्टेबल मार्कर। सेलेक्टेबल मार्कर मीन्स हम क्या कर सकते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट को रिकॉम्बिनेंट से। ये क्या होता है, ये एक ऐसे जीन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं जो क्या होते हैं, रेसिस्टेंस होते हैं एंटीबायोटिक। मतलब इनको अगर हम एंटीबायोटिक मीडियम में यूज़ कर रहे हैं तो एंटीबायोटिक से ही रेसिस्टेंस होते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा एंटीबायोटिक का। These are the selectable markers. AMPR is the resistance to ampicillin. Ampicillin क्या होती है, एक एंटीबायोटिक होती है। TTR ये भी क्या होता है, रेसिस्टेंस टू टेट्रासाइक्लिन, ये भी क्या होती है, एक एंटीबायोटिक होती है। एंड क्लोरामफेनिकोल, these are the various एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जीन, और इनको बोलते हैं हम सेलेक्टेबल मार्कर। तो ये क्या करता है, अगर नॉर्मल इकोलाई होगी सेल तो वो क्या करेगी, कोई रेसिस्टेंस शो नहीं करेगी। अगर कोई क्लोनिंग वेक्टर होता है तो वो क्या करता है, रेसिस्टेंस क्या करता है, शो करता है इन एंटीबायोटिक से। तो इसको हम बोलते हैं सेलेक्टेबल मार्कर। तो इस बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट जो होती है वो रिकॉग्नाइजेबल साइट होती है, जहाँ पर क्या होता है, कोई भी अलाइन डीएनए क्या होता है, बाइंड होता है। ठीक है, और अगर यहाँ पर क्या होता है, मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट हुई तो वेक्टर जो होगा वो जनरेट करेगा मेरियस फ्रेगमेंट। तो यानी कि क्लोनिंग साइट मेनली हो गई वो साइट जहाँ पर लाइगेशन होता है, यानी कि बाइंड होता है कोई भी फॉरेन डीएनए, उस साइट को हम बोलेंगे क्लोनिंग साइट। और क्लोनिंग साइट कहाँ पर बाइंड, कोई डीएनए कहाँ बाइंड होगा, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस साइट पर बाइंड होगा। सपोज़ अगर यहाँ पर हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई सेल ट्रांसफॉर्म हुई है या नॉन ट्रांसफॉर्म हुई है, हमें पता लगाने के लिए क्या करेंगे, अगर हमने फॉरेन डीएनए को सपोज़ टेट्रासाइक्लिन पर क्या किया, बाइंड किया, और ये क्या होता है, टेट्रासाइक्लिन से एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस होता है। लेकिन अगर हमने फॉरेन डीएनए यहाँ पर बाइंड किया तो ये क्या करेगी, एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस शो नहीं करेगी, जबकि एम्पिसिलिन मीडियम में ये एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस शो करेगी। और टेट्रासाइक्लिन में हमने बाइंड कर दिया फॉरेन डीएनए तो इसकी रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो ये क्या नहीं करेगी, रेसिस्टेंस शो नहीं करेगी, तो इस बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं नॉन रिकॉम्बिनेंट से। तो जब ये रेसिस्टेंस शो नहीं करेगी एंटीबायोटिक कंटेनिंग मीडियम में, यानी कि यहाँ पर ये एम्पिसिलिन में क्या करेंगे, ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो हो जाएंगे, लेकिन टेट्रासाइक्लिन में ये ग्रो नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि रिकॉम्बिनेशन हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस बेसिस पर हम रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक और मेथड होता है जिससे हम पता लगा सकते हैं सेल इज़ रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट। दूसरा मेथड दिया है इसमें, इसको हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इस मेथड में क्या होता है, ये एक एबिलिटी होती है जिसमें क्या होता है, कलर प्रोड्यूस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ क्रोमोजेनिक सबस्ट्रेट। यानी कि अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अगर डीएनए रिकम्बाइन हुआ है तो क्या होगा,
जो एंजाइम होता है, अगर डीएनए रिकम्बाइन हुआ है तो जो एंजाइम होता है जो गैलेक्टोज को लैक्टोज में कन्वर्ट करता है, अगर कोई जीन इंसर्टेड हुआ है तो वो एंजाइम क्या करेगा, एंजाइम वर्क नहीं करेगा, ठीक है। एंजाइम क्या हो जाएगा, इनएक्टिवेटेड हो जाएगा। तो उस इनएक्टिवेटेड को ही हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। तो एंजाइम इनएक्टिवेट हो जाएगा तो इट मीन्स कॉलोनीज कोई कलर प्रोड्यूस नहीं करेंगी। क्यों नहीं करेंगी, क्योंकि वो एंजाइम इनएक्टिव हो गया है, वो सबस्ट्रेट से बाइंड भी होगा तो वो वर्क नहीं करेगा, तो कॉलोनीज कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करेगी। इफ़ सपोज जीन इज़ नॉट इंसर्टेड, अगर जीन इंसर्टेड नहीं होता है तो एंजाइम कैसा रहेगा, एक्टिव रहेगा, और एंजाइम कन्वर्ट करेगा किसको, गैलेक्टोज को लैक्टोज में, और वो कैसा रहेगा, एक्टिव रहेगा, और वो क्या करेगा, सबस्ट्रेट से बाइंड होकर कॉलोनीज कलर प्रोड्यूस करेगा, ब्लू कलर कॉलोनी फॉर्म करेगा। तो इट मीन्स वो कैसा है, दिस विल उससे हमें क्या पता चलता है कि वो क्या होगा, नॉन ट्रांसफॉर्म होगा, यानी कि वो रिकॉम्बिनेंट नहीं है। तो इस बेसिस पर हम कलर के बेसिस पर हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से। तो ब्लू कलर कॉलोनीज फॉर्म होगी तो इट मीन्स नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है, वो रिकम्बाइन नहीं हुई हैं। और अगर सपोज कोई भी कलर नहीं प्रोड्यूस होता है तो इट मीन्स वो क्या है, रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी है, यानी कि जीन क्या हुआ है, इंसर्ट हुआ है। तो इस बेसिस को हम बोलते हैं इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इट मीन्स इनएक्टिवेशन ऑफ एन एंजाइम ड्यू टू इंसर्शन ऑफ जीन। जीन की इंसर्ट होने की वजह से एंजाइम कैसा हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है, कोई भी कलर प्रोड्यूस नहीं करता है। तो इस बेस पर हम क्या कर सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं।